हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए डी और एफ ब्लॉक के तत्व ना कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं उसका जो है लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने जो है लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 1 में आपने जो है ये पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ही कहा जाता है और संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक के तत्वों को 4 कैटेगरी में या 4 श्रेणी में बांटा गया है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, वही ना, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 3D श्रेणी की शुरुआत चौथे आवर्त से होती है और 4D की श्रेणी की शुरुआत 5वें आवर्त से होती है और 5D की 6वें आवर्त से और 6D श्रेणी की 7वें आवर्त से होती है। और आपने इसके अलावा ये भी जाना है ना कुछ, जैसे 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा है आपने कि 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको याद रखना है क्रोमियम का और कापर का। क्रोमियम का 4s1 3d5 होता है और कापर का 4s1 3d10। इसके अलावा आपको किसको याद रखना है? 4D श्रेणी के बारे में। 3D रट लिया आपने भाई, 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रट लिया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बस वहाँ एक्सेप्शन होता है कापर में और क्रोमियम में। क्रोमियम का क्या 3d5 4s1 और कापर का 3d10 4s1। इसके अलावा ध्यान दो, इसके अलावा अगर आप अगले में जाएं 4D श्रेणी, तो 4D श्रेणी में आप इलेक्ट्रॉन जानते हैं किस में भरा जाएगा ना, मैं बता चुका हूं आपको। इलेक्ट्रॉन क्या भरा जाएगा? 4D में और 5s में। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसके बाद जानते हैं भरते हैं? 38 के बाद होता है। किसके बाद होता है? 38 के बाद। 38 के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भरी जाती है। और तत्वों की शुरुआत किसके बाद होती है पता है? तत्वों की शुरुआत होती है 41 नहीं यार, 39 से। 39 यहाँ जो तत्वों की शुरुआत होती है किससे होती है? 39 से होती है। यही होता है ना, यस्सी यादव लाया इस, यहाँ याद 39 से शुरुआत होती है। 39, 40, 41, 42। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे आप 5s में 4D में, 5s में और 4D में। अब देखो आप कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसकी संख्या को डिसाइड करने के लिए आप ना 4D में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्या भरते हैं? 1 2 3 नहीं भरते हैं, 4 भरते हैं, 5 6 7 फिर 8, फिर क्या होता है? 7 8 होता है। इसके बाद क्या होता है? 10 नहीं 8 भी नहीं होता यार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 8 10 रहता है। 3 बार 10। ठीक है, 4D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे बढ़ते 1 2 4, 3 नहीं होता है बस। अब उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप इसमें भरेंगे यस। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 39 के बाद ना, 39, ये 39 है आपका। 40 41 42 43 44, वहां से कहाँ तक? 30 तक। 39 से लेके, नहीं रुको यार, 39 से लेके 48 तक। कहाँ तक भाई? ये 38 के बाद भर रहे हैं। किसके बाद भर रहे हैं? 38 के बाद। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5s में और इसमें भरा जाएगा ना। तो देखो 38 के बाद यहाँ एक रखेंगे ना, नहीं रुको यार, अच्छा देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इसके बाद क्या होता है? 3d 4p 5s 4d। यही ये था ना, 5s 4d था। इसके पहले इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ था? ये कितना है? 30 और 6 36 होता है यार। 36 तक होता है। 36 के बाद अब बढ़ाइए इलेक्ट्रॉन को, यहाँ तक जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन ना तो कहाँ तक आएगा? 30 6 36। अब 36 के बाद भरेंगे। अब मान लो 39 हुआ तो यहाँ एक किया आपने, 2 यहाँ भर देंगे। अब इसके बाद 40 आएगा, 2 यहाँ है तो 2 उसमें भर देंगे आप। इसके बाद 41 आएगा तो 5 बढ़ाना है और ना, 5 और बढ़ाना है तो 36 और 4 40 और एक यहाँ कर लेंगे। और मान लो अब 42 आ जाए तो 42 में क्या आएगा? 36 5 41, 41 1 42। इसके बाद 43 आएगा, 43, 36 6 42 और 1 43। इसके बाद 44 आ जाए तो 36 और 7 43, 43 और 1 44। अब 45 आ जाए
तो 36 और 8 कितना होगा, 44, 44 और 1 45। इसके बाद 46 आएगा ना, 46। अब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर चुके हैं, 36 10 46 हो चुका है। तो अभी आप यहाँ 0 कर लेंगे, एक भी नहीं, हो चुका है 46। और अब बात करें अगर 47 की, तो 36 10 46 और 1 47, 36 10 46 और 2 48। ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहा है, मैंने सिखाया था आपको भरना। तो आप 3D का 4D का जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखें एकदम क्लियरली। लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपका 46 है, 46 47 और 48। 46 होता है कौन भाई, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा याद रखें आप, पूछता है। अब देखो उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ना कुछ प्रभावों के बारे में, जैसे मैंने पढ़ा दिया था आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट। अगर सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होती है, परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है। सील्डिंग इफेक्ट है क्या, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, इसे ही आप क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा परमाणु त्रिज्या ज्यादा रहेगी, प्रतिकर्षण कम रहेगा तो परमाणु त्रिज्या कम। तो मैंने बताया था प्रतिकर्षण अर्थात कौन सा, परिरक्षण प्रभाव, उसको हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। उसका मान ज्यादा है परमाणु त्रिज्या ज्यादा रहेगा, उसका मान कम है परमाणु त्रिज्या कम। इसके अलावा मैंने बताया था प्रभावी नाभिकीय आवेश। 2 फैक्टर आप ज्यादा पढ़ेंगे। आप किसी भी गुण की व्याख्या करनी है, परमाणु त्रिज्या की, आयनी त्रिज्या की, इन सब की व्याख्या करनी है तो आपको 2 फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी किसकी, एक मतलब अधिकांशतः जरूरत पड़ेगी किसकी, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट की, परिरक्षण प्रभाव का, और एक प्रभावी नाभिकीय आवेश। यही 2 फैक्टर कार्य करेंगे बढ़ने या घटने के लिए। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको लिखवा दिया था। ठीक है, कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा परमाणु त्रिज्या कम। प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ये सब बातें मन में चलनी चाहिए। नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अगर आकर्षण ज्यादा होगा तब भाई पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। कम होगा आकर्षण तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा रहेगी। अब देखो उसके बाद की बातें क्या है, देखो लिखाया गया है संक्रमण तत्वों के कुछ गुणधर्म पढ़ना है आपको। संक्रमण तत्वों के गुणधर्म क्या क्या है, जो संक्रमण तत्व है इनके जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं, दोनों कह सकते हैं, क्वथनांक और गलनांक यस और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यस और पी ब्लॉक के तत्वों से इनके क्वथनांक और गलनांक ज्यादा होते हैं। और अगला क्या है, ये यस और पी ब्लॉक के धातुओं से अधिक कठोर होती है। ये यस और पी ब्लॉक के धातुओं से क्या होते हैं, ज्यादा कठोर होते हैं। अगला क्या है, ये अनुचुंबकीय होते हैं और इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, उत्प्रेरक का। दोनों होता है, अनुचुंबकीय होते हैं और कौन सा, सामान्य केस में अनुचुंबकीय होते हैं और इनमें गुण कौन सा पाया जाता है, उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। अनुचुंबकीय जानते किसे कहते हैं ना, जिनमें सामान्य केस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, डी वगैरह छोड़ देगा, डी की बात करें, डी थोड़ा प्रतिचुंबकीय होता है। डी ब्लॉक की बात कर लें, और मतलब कुछ ऐसे हैं सामान्य केस में होते हैं अनुचुंबकीय। अगला क्या है, ये संकर आयन बनाते हैं, संकर आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ेंगे आप, जटिल आयन बोल सकते हैं, संकुल आयन, जटिल आयन। जैसे आपका आ जाए कौन सा, अरे बात कर लो, जैसे आपका ये आ जाए ना FeCN6 पे 4 माइनस, FeCN6 पे 3 निगेटिव, ऐसा पढ़ा है आपने। ये ब्लॉक के तत्व है ना भाई, डी ब्लॉक के तत्व है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, जटिल आयन है, ये बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और क्या बोला है, रंगीन लवण बनाते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे जो है बनाते हैं लवण, ये कौन, डी ब्लॉक के। इनके तत्व खुद ही रंगीन होते हैं, सामान्य केस में रंग बिरंगे होते हैं। आयन भी रंग बिरंगे होते हैं, आयन वगैरह। अब देखो ये बात है कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स नहीं होती, बदलती रहती, बदल सकती है, बदलती रहती कैसे। जैसे मान लो मैं आयरन की बात करूं, आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है, कॉपर +1 को दिखाता है, +2 को दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है बात कर लिया जाए मरकरी, मरकरी +1 को दिखाता है, +2 को दिखाता है।
क्रोमियम है, क्रोमियम जानते हैं किसको दिखाता है, +2 को, +3 को, +6 को, 5 को नहीं दिखाता है, +6 को, +2 +3 और +6। जो मैंगनीज है Mn है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 +4 दिखाता है, +6 दिखाता है, +7 दिखाता है मैंगनीज, अभी सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो चेंज होने वाली ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अगली बात देखिए थोड़ा सा, देखो बता रहा है कि संक्रमण तत्वों में NS इलेक्ट्रॉन की मतलब बाह्यतम यस इलेक्ट्रॉन के जो है अलावा जो है क्या पाया जाता है, अपूर्ण डी कक्षक पाए जाते हैं और उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाह्यतम यस NS का मतलब बाह्यतम यस इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या पाए जाते हैं, अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि क्या करते पता है, देखो ध्यान से, अगर आप जो धातुएं हैं आपस में धात्विक बंध बनाती है, कौन सा बंध बनाती है, धात्विक बंध। जो यस ब्लॉक के तत्व हैं वो केवल आपस में यस बंध बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डी वाले होते हैं, डी वाले उनमें यस भी होता है और डी भी होता है, तो ये थोड़ा सा डी वाला ज्यादा मजबूत बंध बनाता है, ठीक है। तो यही बात है, ध्यान दें आप कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें NS इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन होता है, डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। NS इलेक्ट्रॉन देखो आपको पता है ना, NS इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, मान लो देखो यस कक्षक है तो ये कौन सा एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, ये बॉन्ड मान लो ऐसे ही बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक होंगे ना वो इस प्रकार से, मान लो यस बना लेगा, यस के अलावा ये क्या बनाते हैं, ये वाला पार्श्वीय अतिव्यापन बनाते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार से बंध बनाते हैं, कौन सा, मतलब कि बाह्यतम यस इलेक्ट्रॉन की उसकी वजह से बंध बनाते हैं, और डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा ना यार, ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, और इसके कारण इनका क्वथनांक और गलनांक यस और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, ज्यादा होता है। यस ब्लॉक के तत्वों से जान लीजिए, यस ब्लॉक के तत्वों से ज्यादा होता है, ठीक है। वही लिखवाया गया है कि संक्रमण तत्वों में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त अपूर्ण डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक और गलनांक यस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, अधिक होता है। ये सब बातें हैं, याद रखें आप लोग। पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक में सभी धातु होते हैं, यस ब्लॉक में सभी धातुएं हैं, हाइड्रोजन वगैरह छोड़ दे, हाइड्रोजन वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी धातुएं हैं, तो वो धातुएं, ये भी धातु डी ब्लॉक में सभी की सभी धातुएं, लेकिन इनका क्वथनांक गलनांक यस ब्लॉक से के धातुओं से ज्यादा है, क्यों, ये प्रश्न बनता है। इनमें क्या होता है, हाँ, बाह्यतम NS इलेक्ट्रॉन के अलावा अपूर्ण डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, धात्विक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, इसी वजह से ऐसा लिख देंगे, इसी वजह से इनका क्वथनांक और गलनांक यस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो पा रहे हैं आप। अब देखो ध्यान से, अब अगला क्या है, संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणधर्म। संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणधर्म क्या है, देखो सबसे पहला है कि परमाणु त्रिज्या, जगह परमाणु त्रिज्या की बात कर लें, वो आवर्त में और समूह में दोनों बात होगी, आवर्त में और समूह में। जैसे ऐसे चलिए SC यादव लाया, इसी मतलब वही ना, स्कैंडियम से मैं बात करूँ, देखो जैसे ऐसे आ जाए, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इसके अलावा आ सकता है पता है, टाइटेनियम हो सकता है, जिरकोनियम हो सकता है, हाफनियम हो सकता है, रदरफोर्डियम। ये मतलब दो मैं बात कर ले, ये तीसरा समूह है तुम्हारा, और ये कौन सा समूह है, चौथा, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों की बात कर ले रहा हूँ, हालांकि और भी इसी हिसाब से कर लेंगे आप, पहले आप इन दोनों को समझें, तीसरा समूह है, चौथा समूह। मैं तीसरे, पूरे ध्यान दें आप, मैं पूरे तीसरे आवर्त की बात कर ले रहा हूँ कि तीसरे आवर्त में जो है परमाणु त्रिज्या, तीसरा आवर्त पूरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, और कौन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है, जिंक है, ये पूरा तीसरा 3D सीरीज है। आप थोड़ा इसको याद रखें, ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, 3D सीरीज के बारे में पूछता है आवर्त में और समूह में, इन दोनों की मान लो किसी से पूछे, समूह वाला थोड़ा सा आसान है, एक बार देख लीजिए। पहले देखो बात करें, अगर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, अगर इनके परमाणु त्रिज्या की बात करें, पहले तो मैं 3D की बात करूं, चलो 3D की, तो उसमें क्या है ना, इनमें वेरिएशंस दिखाई देता है। डी ब्लॉक के तत्वों में जो परमाणु त्रिज्या में क्या दिखाई देता है, वेरिएशंस, कोई सीरियस सा क्रम नहीं होता, घटेगा ही। आप ये जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है, समूह बढ़ती है, ऐसा सुना है आप, परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है, समूह बढ़ती है, ये नॉर्मल ट्रेंड है।
लेकिन परमाणु त्रिज्या में कुछ इफेक्ट भी कार्य, जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक आ जाए, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, एक होता है डी ब्लॉक संकुचन, ठीक है, डी ब्लॉक संकुचन होता है, और क्या है, या ब्लॉक संकुचन हो जाता है, ठीक है। और क्या पढ़ लेंगे आप, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह। तो देखो ध्यान से, डी ब्लॉक संकुचन क्या है भाई, जब डी ब्लॉक तत्व आ जाएंगे, डी और उनकी जो है कौन सी सीलिंग पावर वीक होती है, वही सेम हाल डी ब्लॉक वाला भी है कि जैसे डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत कब होती है, ये चौथे आवर्त में, चौथे आवर्त के बाद, चौथे आवर्त में, तीसरे के बाद चौथे आवर्त में शुरुआत हो जाती है डी ब्लॉक के तत्वों की, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करना शुरू हो जाता है, डी कक्षक में प्रवेश करना शुरू हो जाता है। और डी कक्षकों की जो परिरक्षण स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, वो दुर्बल होता है, डी और एफ का दुर्बल होता है। जब दुर्बल रहेगा तो भाई पर जो है कह सकते हैं ना, हाँ, नाभि की तरफ आकर्षित होगा बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन जब उसको सील नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, नाभिक पास आएगा, परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डी ब्लॉक संकुचन। भाई परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी डी ब्लॉक के तत्वों की वजह से, तो ये डी ब्लॉक का संकुचन है। या ब्लॉक संकुचन क्या है, या लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड के तत्वों की वजह से अगर परमाणु त्रिज्या घटती है वो लेंथेनाइड संकुचन है। लेंथेनाइड क्या है, लेंथेनाइड तत्व क्या है, 57 के बाद, 57 के बाद 58 से लेके 71 तक, 57 लेंथेनियम के बाद 58 सेरियम से लेके ल्यूटेटियम 71 तक के जो तत्व हैं वो आपके लेंथेनाइड के तत्व हैं। अब इनके तत्वों की वजह से भी अगर परमाणु त्रिज्या कम होती है तो उसको आप बोलेंगे क्या, लेंथेनाइड संकुचन है। अगर मान लीजिए एक्टिनाइड संकुचन हो जाए, एक्टिनाइड कब काम करेगा, 89 के बाद, 90 से लेकर 103 तक जो एक्टिनाइड संकुचन होता है वो कब काम करता है भाई, एक्टिनाइड संकुचन कार्य करता है किसके बाद, 89 एक्टिनियम के बाद, किसके भाई, 90 से कहां तक, लॉरेंशियम 103 तक। इनकी वजह से भी भाई, ये भी एफ ब्लॉक के हैं, लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन, ये एफ ब्लॉक में आता है भाई, एफ ब्लॉक में आता है ना, ये ब्लॉक की कैटेगरी। और डी ब्लॉक के बीच में ये ब्लॉक भरते हैं भाई। अगर तुम तीसरा समूह छोड़ दो, चौथे समूह पे आए, डी ब्लॉक में अगर आप तीसरे समूह को छोड़ के चौथे समूह पे आते हैं तो देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 57, इसका 72, इसके बीच का जो है 14 जो है वो क्या हुआ, वो लेंथेनाइड के तत्व होंगे, जो 14 तत्व होंगे वो कहाँ के होंगे, लेंथेनाइड के। ऐसे इसकी मैं बात करूँ, इसकी 89 है, इसका 104 है, RF रदरफोर्डियम, तो 90 से 103 तक जो है वो क्या है, एक्टिनाइड के तत्व है। तो यहाँ कौन सा कार्य करेगा, लेंथेनाइड संकुचन, इसके और इसके मतलब इसके बाद कार्य करेगा, ये भी रट लो कि जो लेंथेनाइड संकुचन कार्य करता है वो तीसरे समूह के बाद कहाँ, चौथे पांचवे से कार्य करना शुरू होता है, क्योंकि इसके पहले तो नहीं है ना लेंथेनाइड तत्व, जब होगा तो ना कार्य करेगा। इसके पहले लेंथेनाइड तत्व नहीं है, लेंथेनाइड के तत्व नहीं है, एक्टिनाइड के तत्व नहीं है, तो ये दोनों इफेक्ट कब काम करते हैं, इसके बाद, तीसरे समूह के बाद, चौथे से चलेगा। समझ पा रहे हैं? अब देखो मैं थोड़ा बात कर लूं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका जो परमाणु त्रिज्या होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है, कोई फिक्स नहीं कि घटेगा ही बढ़ेगा। शुरू में क्या होता है पता है, देखो शुरू में क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का जो परमाणु त्रिज्या होता है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, शुरू में कहां तक पता है, यहां तक, मैंगनीज तक। मैंगनीज तक क्या होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, मतलब आप बोल सकते हैं ना भाई वीक सील्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, जेफ बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है भाई, देखो जब सील्डिंग बढ़िया से नहीं कर पाएंगे तो जेफ बढ़ेगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा नाभिक की और बाहरी को उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये दुर्बल होगा तो जेफ बढ़ जाता है, और जब जेफ बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। शुरू में ये घटना होती है, ये कार्य करता है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो कम है, शुरू में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, यहां तक 6 तक होती है, 6 तक, एक से लेकर कहां तक भाई, 6 तक भरेंगे। तो 1 से लेकर ऐसे रट लो, 1 से लेकर 6 तक भरते हैं 3D सीरीज में, तो वहां क्या होता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका जो है पुअर सील्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होती है, हाँ, परमाणु त्रिज्या घट जाती है, ये जेफ बढ़ जाता है, जेफ
ये वीक होगा, जेफ बढ़ जाता है, परमाणु त्रिज्या कम। लेकिन यहाँ आने पर जानते क्या होता है, यहाँ पे अब 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 8 देखिए यहाँ क्या है, नहीं यहाँ 5 तक है यार, 6 7 8 डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का 6 7 8 तक हो जाती है ना, तो उस केस में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ठीक ठाक आ चुकी है। डी में जैसे मान लो ये अंदर वाले डी का इलेक्ट्रॉन है और बाहर यस का इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक मान ले रहा हूँ, अंदर डी के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और बाहर कौन है, यस के इलेक्ट्रॉन। कितना मान लीजिए, मान ले वैसे बाहर यस के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ठीक ठाक हो चुकी है, अब वो आराम से जो है उसको रिपल कर सकता है, ठीक है, प्रतिकर्षित कर सकता है। यहाँ इस केस में जानते हैं, यहाँ जो है अट्रैक्ट भी करेगा और प्रतिकर्षित भी करेगा। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले को प्रतिकर्षित करेगा और नाभिक इसको आकर्षित करेगा। इन दोनों का वैल्यू लगभग बराबर हो जाता है। तो यहाँ इन तीनों का जो परमाणु त्रिज्या होता है लगभग सेम होता है। क्या होता है, क्यों सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव और किसका मान भाई, जेफ, परस्पर क्या होते हैं, बराबर। मैंने इसे कर दिया, दोनों बराबर है, जगह नहीं था उधर। परिरक्षण प्रभाव का मान और ये दोनों मान लगभग बराबर हो जाते हैं। लगभग बराबर होने की वजह से परमाणु त्रिज्या क्या रहती है, समान रहती है, पर नियत रहती है, बदलती नहीं है। परमाणु त्रिज्या समान रहती है, नियत रहती है। लेकिन जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में 10-10 हो जाएगी, डी में 10, वहां भी डी में क्या होता है 10, तो वहां जो है जब डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो वहां रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा डी में आ गए हैं, अब वो ज्यादा रिपल कर देंगे, तो रिपल्सन बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन वीक हो जाता है उधर के और उन दोनों के केस में। तो यहाँ क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव, इसका मान बढ़ जाता है और जेफ का मान क्या हो जाता है, कम। भाई जब वो रिपल कर देगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो दोनों का परमाणु त्रिज्या यहां से यहां चलने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो पा रहे हैं? देखो थोड़ा सा ये समझो कि शुरू में जो परमाणु त्रिज्या है घटती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वजह से दुर्बल है, और बीच में 3 तक रट लो, यहाँ आने पर जो दोनों का मान थोड़ा लगभग बराबर हो जाता है। जेफ का मान और परिरक्षण प्रभाव का मान बराबर हो जाता है। परमाणु त्रिज्या में ज्यादा परिवर्तन होता नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन, घटोत्तरी बढ़ोतरी होती है, लगभग न के बराबर। उधर चलेंगे तो वहां पर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो चुकी है, सिमेट्रिकल हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक आ चुके हैं, तो वहां परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। जब परिरक्षण ज्यादा होगा, सील्डिंग बढ़िया हो जाएगा, तो भाई रिपल कर देगा ना, अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन वीक होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो देखो ध्यान से, एक बहुत बेहतर प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है ना कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, जिंक का। टेक्निकल क्वेश्चन है, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, क्योंकि इधर से घटता तो जा रहा है, घट ही तो रहा है, वहां बढ़ा। तो बहुत बेहतर प्रश्न है, 3D श्रेणी में सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन है? अब मैं देखो अगला पॉइंट भी समझा दे रहा हूं, फिर लिखवा दूंगा बाद में, अभी लिखवा दे रहा हूं, पहले समझे आप। क्लियर हो आवर्त वाला? अब बचा समूह वाला बात, दोनों क्लियर करना है, आवर्त वाला बात और समूह वाला बात। अब देखो अगर मैं समूह की बात करूं तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं कोश संख्या बढ़ती है, पढ़ा होगा आपने, क्या बढ़ती है समूह में? भाई देखो जैसे जैसे आवर्त बढ़ता है तो कोश संख्या बढ़ जाती है, तो जब आप समूह में चलेंगे तो आवर्त बढ़ेगा। ये चौथा आवर्त हो, ये 5वां, 6वां, 7वां, तो जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ती कोश संख्या बढ़ जाती। जब कोश संख्या बढ़ेगा तो भाई डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, जैसे देखो भाई कोश संख्या बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर एक कोश होगा तो नाभिक के पास होगा, 2 कोश होगा और डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। कब? समूह में ऊपर से नीचे चलने पर कोश संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है।
तो ये ट्रेंड यहाँ फॉलो होता है, यहाँ कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। पहले में देखो, अगर आप तीसरे समूह में नॉर्मली ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कोश संख्या का मान बढ़ेगा। जब कोश संख्या ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा। यहाँ शील्डिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कोश शील्डिंग देखो इधर चलता है, इधर कार्य करता है शील्डिंग। जब डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है बढ़ती है तो शील्डिंग थोड़ा कार्य कर लेता है। अभी काम करेगा इसमें भी। पहले यहाँ देखिए आप कि 3D कह सकते हैं तीसरे समूह, ये तीसरा समूह है। इसमें जब आप समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोश संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसमें चलेंगे चौथा समूह या उससे आगे चौथा पांचवा जो भी चलो, देखो चौथे समूह में चलेंगे आप तो उसमें अगर इससे यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ, क्योंकि कोश संख्या बढ़ रही, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हैं और यहाँ से यहाँ, तो इसके और इसके देखो 40 से 72, 40 से 72 जानते क्या है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 का डिफरेंस होना चाहिए, 10 का ना। डिफरेंस कितने का आ गया है? 32 का डिफरेंस है ना, 40 से 72। आप ये समझ लो कि मतलब ये समझे आप लोग कि 40 से 72 जब जाते हैं ना तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब इसके बीच में ये पहले प्रवेश कर चुका है। कौन? इसके छोड़ो इसके, हाँ 57 के बाद 72 हुआ है ना। कैसे 72 हुआ? 57 के बाद 14 तत्व भरे गए हैं, तो वो इफेक्ट कार्य करना शुरू कर देता है। किस पे? इस पे। देखो रूल के हिसाब से कोश संख्या यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी परमाणु त्रिज्या बढ़ना चाहिए, परमाणु त्रिज्या बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता। जानते क्यों? क्योंकि कोश संख्या बढ़ी, कोश संख्या बढ़ी, लेकिन कोश संख्या बढ़ने के साथ यहाँ जो है यह इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं, यह इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं, यह कक्षक के, उनका शील्डिंग पावर वीक। इसको आप बोलेंगे लैंथेनाइड संकुचन, क्योंकि इसके पहले कौन से तत्व भरे गए हैं? लैंथेनाइड वाले तत्व भरे गए। तो लैंथेनाइड संकुचन की वजह से यहाँ परमाणु त्रिज्या में कोई खास परिवर्तन, बढ़ोतरी नहीं होती। और इसके चलेंगे आगे तो वहां एक्टिनाइड संकुचन कार्य करता है, क्योंकि 90 से 103 तक का है लेंथ एक्टिनाइड वाले तत्व। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन इसके आगे चलते हैं तो लैंथेनाइड संकुचन कार्य करता है। और इसके आगे कौन सा संकुचन? एक्टिनाइड संकुचन। इसकी वजह से परमाणु त्रिज्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती है। तो यहाँ और यहाँ चलने पर लगभग परमाणु त्रिज्या आपस में क्या रहती है? बराबर। और यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है, लेकिन इन दोनों की परमाणु त्रिज्या बराबर, इन दोनों की परमाणु त्रिज्या लगभग क्या रहती है? आपस में बराबर। इसके आगे सेम वहां तक, मान लो आयरन के नीचे कोई तत्व भरा जाए, तो आयरन के नीचे जो रहेगा वो बढ़ेगा, उसके नीचे जो आएगा लैंथेनाइड संकुचन की वजह से उसका लगभग सेम रहेगा, और उसके नीचे जो भरेंगे वो एक्टिनाइड संकुचन की वजह से लगभग क्या रहेगा? सेम। फटाफट इसको लिखो। देखो ध्यान से, देखिए क्या लिखा अभी आपने कि मान लीजिए डी ब्लॉक संक्रमण तो है ना, इनका परमाणु त्रिज्या देखा जाए, परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होता है। तो परमाणु त्रिज्या में लिखा है आपने कि अगर 3D सीरीज में चला जाए, 3D सीरीज 4D सीरीज ऐसा समझ लें आप। तो अगर आप 3D सीरीज में चलेंगे, 4D सीरीज में चलेंगे, तो क्या होगा? शुरू में परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है, शुरू में परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि जो है यहाँ बोलते हैं ना कि यहाँ कार्य करता है डी संकुचन, कह सकते हैं डी ब्लॉक का संकुचन कार्य करता है। या ऐसा बोले कि शुरू में जो है परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि जेफ बढ़ता है, स्क्रीनिंग प्रभाव कम रहता है और जेफ बढ़ता है। बीच में जाने पर, अगर आप बीच में चलेंगे आयरन कोबाल्ट निकिल यहाँ तक जो है चलेंगे, तो क्या होता है कि जेफ का मान और परिरक्षण प्रभाव और जेफ, इन दोनों का मान बराबर होता है। जेफ को अपनी भाषा में अट्रैक्शन बोल सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए जेफ को अट्रैक्शन बोल दीजिए, और परिरक्षण प्रभाव को रिपल्सन बोल दीजिए। शुरू में क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा होता है, रिपल्सन कम होता है। बीच में चलेंगे तो क्या होता है? अट्रैक्शन रिपल्सन लगभग बराबर होते हैं, तो परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है। लेकिन आप कॉपर जिंक तक चलें, कॉपर जिंक तक चलेंगे तो वहां क्या होता है? जेफ का मान कम हो जाता है और रिपल्सन क्या होता है? मतलब अट्रैक्शन कम हो जाता है और रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या कॉपर से जिंक तक बढ़ती है। ठीक वैसा ही ट्रेंड जो है चौथे आवर्त में भी, चौथे 4D सीरीज में चलेंगे तो वो भी शुरू में क्या होता है? घटता है परमाणु त्रिज्या, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, फिर लास्ट में बढ़ जाता है। ये समूह आवर्त वाली बात थी, आवर्त वाली। अब समूह में चलिए आप, समूह चलने का मतलब 3D से 4D में चलो, 4D से 5D में चलो। तो अगर आप 3D से 4D चलेंगे, सुनो ध्यान से,
अगर आप 3D से 4D चलेंगे, जैसे मान लो 3D क्या है आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे चलेंगे ना, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, ऐसे जिंक तक चल दो। इसके बाद यहाँ क्या है, इट्रियम है, जिरकोनियम है, नियोबियम है, ऐसे चलेंगे तो कैडमियम तक आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, लेंथेनम आएगा, लेंथेनम के बाद हाफनियम, लेंथेनम के बाद क्या आपको पता है, लेंथेनम के बाद 58 से, सुनो पहले, 58 से 71 तक, 58 से सीरियम से 71 तक, लुटेटियम तक। ये एफ, मतलब कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है किसमें प्रवेश करता है, एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ये एफ है ना भाई, ये एफ ब्लॉक के तत्व तो हैं, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक में आते हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। n-2 एफ कक्षक कह सकते हैं, एफ उपकोष कह दो, n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो देखो ध्यान से, तो अगर आप ऐसे आते हैं, मान लीजिए समूह में आएंगे, तो देखो समूह में जैसे आप चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या ये ऐसे बढ़ती है। तीसरे के लिए कोई दिक्कत है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, यहां तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि इसके पहले कोई इफेक्ट नहीं कार्य करता। लेकिन जैसे ही आप अगले में चलेंगे, ये तीसरा समूह या चौथा समूह, चौथा, पांचवा, छठवां चलेंगे अगर आप, तो उस केस में जानते हैं क्या होता है, या मान लो इसमें आगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपका जो है गिन लेंगे ऐसे 12वां समूह होगा। ठीक है भाई, इसके पहले 2 था, 3 से लेकर 10 तक बनते हैं ना, 3 से लेकर 10 तक, 3 को मिलाते हुए 10 तक चलेंगे, 10 और 3 को मिलाकर, छोड़कर नहीं, तो मिलाकर जो है कुल मिलाकर 2 को छोड़कर, 3 को मिलाकर 2 को छोड़कर, 10 और 2 12 हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, इसके पहले मतलब आप बात करें, इट्रियम के बाद यहां आ रहा है ना जिरकोनियम, इसके बाद क्या है, ये लेंथेनम के बाद TI, चलिए यहां लिख दे रहा हूं, नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ आपके जो है लेंथेनाइड एलिमेंट्स भरे जा रहे हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स भरे जा रहे हैं, तो जो इनका जो परमाणु त्रिज्या होता है, परमाणु आकार होगा, तो टाइटेनियम से जिरकोनियम तक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कोष संख्या बढ़ता है। तो भाई देखो नॉर्मल ट्रेंड है यहाँ पे, कोष संख्या बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे चलेंगे, इस समूह में चलते हैं, तो कोष संख्या बढ़ता है, जब कोष संख्या बढ़ेगा तो आप बोल सकते हैं ना कि जेफ का मान कम हो जाएगा, भाई डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आप यहां से यहां तक आएंगे तो क्या बढ़ेगा, n का मान, कोष संख्या बढ़ जाता है, कोष संख्या बढ़ेगा तो जेफ कम हो जाएगा, और जब जेफ कम होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन अगर आप इससे यहां आएंगे ना, तो n तो बढ़ रहा है, लेकिन n के बढ़ने के अलावा यहाँ जो एफ कक्षकों का, भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है, 32 नहीं 14 तत्व ऐसे मिल रहे हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है, एफ कक्षक में प्रवेश कर रहा है। और एफ कक्षकों का जो सील्डिंग इफेक्ट होता है कमजोर होता है, वो सील नहीं कर पाते, तो उस केस में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब सुरक्षा नहीं कर पाएगा बढ़िया से, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है बाहरी इलेक्ट्रॉन का और नाभिक के बीच का। तो यहाँ क्या होता है, जब यहां से यहां आते हैं तो n का मान तो बढ़ता है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करता, ज्यादा इफेक्ट कर देता है कौन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिपल्सन बोल सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़िया नहीं होता है, तो बढ़िया ना होने की वजह से जो यहां होता है क्या, जेफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों का मान लगभग बराबर होता है, लेकिन जेफ थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। मतलब जब यहां से यहां चलते हैं तो थोड़ा सा जेफ जो है जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है, जेफ बढ़ जाता है, और n का मान तो है ही, रिपल्सन कम हो जाता है। जिन दोनों का मान जो है कुल मिला के, मतलब जेफ के बढ़ने और रिपल्सन फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम होने से क्या हो जाता है, परमाणु त्रिज्या यहां से यहां तक मेंटेन रहती, बढ़ती, ज्यादा बढ़ती नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी न के बराबर बढ़ोतरी होता है, तो बोलते हैं कि बढ़ नहीं रही, लगभग समान रहती। वही से मान यहाँ भी है कि अगर आप ऐसे आएंगे, मान लो यहाँ से चला आया जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो वहां से भी आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तक जेफ का मान बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। इसकी वजह से परमाणु त्रिज्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती है। कहां से कहां तक, ये आपका 3D है, 4D, 5D, 4D से 5D में जाएंगे, परमाणु त्रिज्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती, बहुत कम, न के बराबर, जेफ के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि अगर आप 3D से 4D श्रेणी में चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, किंतु 4D से 5D समूह में चलेंगे,
4d से 5d समूह में चलेंगे किसके बाद? तीसरे समूह के बाद। ये तीसरा समूह है, चौथा पांचवा छठवां ऐसे करते हैं। ये आपका तीसरा है, तीसरे के बाद चलना है, ऐसा नहीं कि यही चलना शुरू कर दें। तीसरे समूह के बाद अगर आप चलते हैं 4d से 5d में, 4d से 5d में जाओ तो उस केस में क्या होता है ना, वही लिखा है तीसरे समूह के बाद, ठीक है, ऐसा लिखो, तीसरे समूह के बाद चलने पर क्या होता है, परमाणु आकार जो है F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लगभग समान रहता है। F इलेक्ट्रॉन जो है, F भाई 14 तक तो भरे जा रहे हैं ना F कक्षक में, F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव की वजह से है ये परमाणु त्रिज्या लगभग सेम है, लेकिन तुम जानते हो यहाँ जेब बढ़ा हुआ है, जेब बढ़ता है, इसी वजह से क्या रहता है, लगभग समान रहता है। तो वही लिखा गया है कि अगर तीसरे समूह तत्व है तो वहां नॉर्मल टेंडर है, कोई दिक्कत नहीं, स्कैंडियम, इट्रियम, लाइनथेनम, लेकिन उसके बाद ये कार्य इफेक्ट करता है ना, ये इफेक्ट उसके बाद कार्य करता है। तो अगर आप उसके आगे चलेंगे, मान लो यहाँ चल दिया आप, तो इस यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, टाइटेनियम से जिर्कोनियम तक बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का लगभग सेम रहेगा, लगभग क्या रहेगा, सेम। ऐसे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो बढ़ेगा, जिंक से कैडमियम तक बढ़ेगा, लेकिन इनका लगभग क्या रहेगा, सेम, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं मैं, इन दोनों में पूछे किसमें जेफ ज्यादा है, तो जेफ इसमें ज्यादा होता है, जेफ इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही देखो, यही सब चीजें लिखी हैं कि भाई टाइटेनियम से जिर्कोनियम तक बढ़ता है, इन दोनों का लगभग समान रहता है। इसका देखिए, जिंक से कैडमियम तक बढ़ता है, इन दोनों का लगभग समान रहता है। इसके बाद अगला क्या है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा जानते हैं ना आप लोग, आयनन ऊर्जा क्या है, ये भी डिपेंड करता है, आयनन ऊर्जा डिपेंड करता है परमाणु आकार पर और प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है तो आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। जो आयनन ऊर्जा है ये परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है, समानुपाती। वो थोड़ा मैं लिख दिया हूँ कि जैसे आयनन ऊर्जा जो है, अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। अगर जेफ से बात कर लें तो जेफ का मान जितना ज्यादा रहेगा, आई का मान उतना ज्यादा रहेगा। ध्यान दो, आप सुनो, अगर आप 3D से 4D श्रेणी में चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, भाई नियम के अनुसार परमाणु आकार बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जेफ का मान कम होता है और आयनन ऊर्जा का मान भी, देखो जेफ अगर कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। परमाणु आकार बढ़ेगा तो जेफ कम होगा, मैंने बताया आपको नहीं, परमाणु आकार ज्यादा होता है, जेफ का मान कम होता है, आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है। लेकिन अगर आप 4D से 5D में चलेंगे तो यहाँ परमाणु आकार लगभग समान रहता है, 4D से 5D में चलेंगे तो परमाणु आकार लगभग समान रहता है, लेकिन जेफ का मान मैंने बताया भाई, अपेक्षाकृत जितना जेफ का मान बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ जेफ का मान बढ़ता है, तो जब जेफ का मान बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ आयनन ऊर्जा का मान यहाँ से यहाँ तक चलने पर 3D से 4D में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि जेफ का मान कम होता है, परमाणु आकार बढ़ता है, इसी वजह से ना, परमाणु आकार बढ़ेगा, जेफ का मान कम होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम। 4D से 5D में जाएंगे तो परमाणु आकार लगभग समान है, तो भाई आई भी समान होना चाहिए, लेकिन आई दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना, परमाणु आकार पर और जेफ पर। परमाणु आकार तो समान है लेकिन जेफ बढ़ जा रहा है ना, तो जेफ के बढ़ने की वजह से आयनन ऊर्जा का मान यहाँ से 4D से 5D में बढ़ता है। अब देखो वो लिखा है कि अगर आप 3D से 4D में चलेंगे तो परमाणु आकार बढ़ती है ना, धीरे चलने पर परमाणु आकार बढ़ती है, और जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो आई का मान क्या होता है, कम। चलने पर परमाणु आकार बढ़ती है और आई क्या होता है, कम, का मान कम होता है, कम होता है। लेकिन ध्यान दिया, अगर आप 4D से 5D में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहता है, वही बात लिखा है, किंतु 4D से 5D में अगर आप चलेंगे वो तो समान रहती है, लेकिन क्या है, किंतु या लेकिन ना, 4D से 5D श्रेणी में चलने पर F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, किसके बाद ये लग रहा है पता है ना, तीसरे समूह के बाद, ये जो इफेक्ट लग रहा है किसके भाई, चलने पर, किसके बाद, तीसरे समूह के बाद, तीसरे समूह के बाद F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जेफ का मान बढ़ जाता है। भाई अगर वीक शील्डिंग इफेक्ट वीक है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो वही बोलते हैं जेफ बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब क्या बढ़ जाएगा,
जेफ बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आई का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से जानते हैं, अगर आपसे बोल दे यहाँ आई का ऑर्डर लिखना है, अगर इसके लिए स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम के लिए आई का क्रम लिखना हो, आई का क्रम लिखना हो, तो जानते हैं सबसे ज्यादा आई लिखेंगे स्कैंडियम के लिए, एस सी के लिए, फिर वाई के लिए, फिर एल ए के लिए सबसे कम। किसका क्रम है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम है इसके लिए, एस सी वाई ना, स्कैंडियम विट्रियम लैंथेनम के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य तत्व हो, अन्य श्रेणी हो, मान लो चौथा श्रेणी हो, और यही सब कार्य करता है कौन, जो सीलिंग इफेक्ट्स वगैरह है, यहाँ ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो इसके लिए बोले कोई, या मान लो इसके पहले जानते हैं, इसके पहले तो कापर AgAu, इनको आप बोलते हैं सिक्कर धातु, सिक्का धातु, ये सिक्का धातु है ना। तो आपसे पूछ ले सिक्का धातुओं के लिए आई का मान लिखे, सिक्का धातुओं के लिए आई का मान क्या लिखेंगे, देखो यहां से यहां तक चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आई का मान कम होगा, लेकिन यहां से यहां तक चलते आई बढ़ जाता है, नहीं जेफ बढ़ता है, यहां से यहां तक चलेंगे जेफ बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा। तो जानते हैं क्या है, कापर और एजी में कापर के आई का मान ज्यादा होता है, एजी का कम होता है, एजी का कम होता है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ कार्य करता है जेफ, जेफ इसका ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने की वजह से जेफ जो है एयू के आई का मान ज्यादा होता है। अगर मैं उसके लिए लिखूं तो वहां भी वही हाल है कि जिंक और कैडमियम में जिंक का आई ज्यादा होगा, कैडमियम का कम होगा, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो यहाँ जेफ कार्य, जेफ इसका ज्यादा है, तो जब जेफ ज्यादा होगा तो क्या होगा, आयन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज्यादा Hg का। इसका सही क्रम जानते हैं क्या लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, सबसे ज्यादा Au का होता है, उसके बाद कापर का, उसके बाद Ag का। किसका क्रम है, Ie का क्रम है, रट लिया थोड़ा सा, Au का, Ag का, और Au का, कापर का, Ag का, ये सिक्का धातुओं के Ie का मान है, Ie का क्रम है, सिक्का धातुओं के Ie का क्रम है, Au का, कापर का, Ag का। इनके Ie का क्रम क्या होगा, नीचे वालों के लिए Hg का ज्यादा, फिर कैडमियम का, फिर जिंक का। ठीक है, फटाफट लिखो इसको फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, क्या है अभी, ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो रही, ऑक्सीकरण अवस्था। अच्छा मैंने एक पॉइंट थोड़ा छोड़ दिया, आप एक चीज लिख लेंगे वहां नोट में, आयन ऊर्जा के केस में, कि जो डी ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इनकी जो आयन ऊर्जा होती है हमेशा एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होती है, ज्यादा होती है। डी ब्लॉक के तत्वों की आईई आयन ऊर्जा किससे भाई, एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, या धातुओं से, एस ब्लॉक के धातुओं से अधिक होता है। अधिक होता है। अच्छा देखो ध्यान से, ये है ना ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य केस में फिक्स नहीं होता है। जिंक वगैरह को छोड़ दिया जाए तो ये जो है, इनमें जितने भी तत्व होते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं सभी क्या होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। अब भाई क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो डी ब्लॉक के तत्व में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें होता है ना n-1d होता है, D 1 से 10 होता है, और N-S हो सकता है ना 1 से 10, यही लिखा होगा आपने ना, 1 से 10 और वो 1 से 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो जैसे मान लो मैं बात करूं 4D, जैसे मान लो 4D है 5s है, 4D 5s हो सकता है, 5D 6s हो जाएगा। अच्छा इनके बीच में देखो एनर्जी में क्या डिफरेंस है, इसके N प्लस L का मान जोड़ो, N का मान 4 और L का मान 2, N का मान 4, L का मान 2, तो 4 + 2 6 है, और यहाँ क्या है 5 + 0 1 है, ये 4 + 2 होगा। क्यों भाई, यल का मान, भाई डी के लिए यल का मान 2 होता है, तो यहाँ जो है इनके बीच में डिफरेंस बड़ा कम है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। मैं इसकी बात कर लूँ, 5 और 2 7, 5 2 7, और यहाँ 6 और 0 6 है,
तो इनमें क्या होता है ना, हाँ, कि बाहरी जो NS होता है उसके अंदर जो D होता है N-1D, इनके बीच में जो एनर्जी में डिफरेंस होता है बड़ा कम होता है। इसी की वजह से इनके NS इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड में भाग लेते हैं बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में, और उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो केवल बाहरी यस इलेक्ट्रॉन भाग लेता तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था 1 या 2 हो सकती है। नहीं, अगर बाहरी यस का इलेक्ट्रॉन केवल भाग लेता तो 1 या 2 होती ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन इनका ऑक्सीकरण अवस्था 1 या 2 के अलावा 3, 4 ये भी होता है, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनका N-1D जो है ना, NS इलेक्ट्रॉन और N-1D, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है, बदल सकती है। ठीक है, तो वही लिखा है, क्योंकि जो है इनमें बाह्य मतलब NS, बाह्य इलेक्ट्रॉन NS इलेक्ट्रॉन तथा उसका आंतरिक इलेक्ट्रॉन N-1D इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही क्या करते हैं, आबंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं भाई? क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन और N-1D इलेक्ट्रॉन आंतरिक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि देखो, क्योंकि NS कक्षक, देखो, क्योंकि NS कक्षक और N-1D कक्षक, इसके बीच में जो एनर्जी में डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। बाहरी S कक्षक और उसके एक अंदर वाला D कक्षक जो है, इनके बीच में जो एनर्जी में डिफरेंस होता है बड़ा कम होता है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कुछ संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, कुछ संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व और उनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या हो सकती है। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम की प्लस, देखो ये भाग लेगा तो +2 हो जाएगा, अगर ये दोनों भाग ले तो +3 हो सकता है, अगर ये केवल भाग लेगा तो +2 होगा, ये दोनों भाग लेंगे तो +3 हो जाएगा। इसकी बात किया जाए, देखो इसकी बात करें, अगर ये भाग लेगा 2 होगा, 2 इसका 1 इसका 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो ऐसा होता है, बदल सकता है। ठीक है, अगर मैं वेनेडियम की बात करूं, वेनेडियम 2 से लेकर 5 तक, 2 3 4 5 ये सब ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। क्रोमियम की बात करें, ये भी जो है 2, इसके बाद 3 4 5 6 तक दिखाता है, 6 भाग लेंगे 6 तक दिखा देगा। इसकी बात करें, ये भी 2 3 4 5 6 7 तक दिखाता है। कौन? मैंगनीज, 2 3 4 5 6 7 तक दिखाता है। अगर भी इसकी बात करें आयरन की, तो आयरन की बहुत ज्यादा फेमस 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा भी फेमस है लेकिन बहुत ज्यादा फेमस यही 2 है, +2 और +3, ये सामान्य केस में मिलते हैं आप। अब देखो जो कोबाल्ट है, इसका भी जो है ये +2 और +3 यही 2 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी प्रसिद्ध है। इसलिए जो है ना, इसका +4 भी संभव है, मिलता है, लेकिन अभी आप +2 और +3 ये दोनों ज्यादा मिलते हैं। कोबाल्ट भी +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। निकिल है +2 और +4 को दिखाता है, +2 और +4 को। जो कापर है या तो +1 या तो +2, आप जानते हैं कापर +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। डी इसका भाग नहीं लेता है, या तो +1, देखो कापर का ये होना चाहिए 4s1 होता है ना, 4s1 कर लेंगे आप, 4s1 3d10, इसका जो है ना 1 या 2 हो सकता है संभव, ज्यादा फेमस तो 1 वाला है इसका, क्योंकि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है आराम से, D10 जो है थोड़ा सा पूरा भरा हुआ रहेगा, स्थायी विन्यास रहेगा, D10 पूरा भरा रहेगा, स्थायी विन्यास रहेगा, लेकिन 2 भी दिखाता है मुश्किल कंडीशंस में। इसकी बात कर लें आप, मतलब दिखाता है +1 +2 ये दोनों समान ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है। अक्सर ज्यादा तो ये इसी में पाया जाता है, अक्सर केस में +2 में कापर। जिंक की बात करें, जिंक की केवल 1 है +2, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दिखाता है। कौन? जिंक। तो कभी कभी ऐसा लिखवा देते हैं आप लोग की, मतलब लिखवा दिया जाता है कि ये जो है, जो संक्रमण तो होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं। जिंक संक्रमण तो नहीं है ना, क्यों नहीं? क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दिखा रहा, ऐसा कह दिया जाता है। जितने संक्रमण तो होते हैं सभी के सभी क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं, और जिंक वगैरह ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दिखाते। फटाफट इसको लिखें आप।